गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत प्रदूषण टॉपिक को चर्चा करते हुए मृदा प्रदूषण को चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक हम बहुत संक्षेप में प्रदूषण की बात करते हैं। वैसे प्रदूषण टॉपिक हमने अलग से डिस्कस ही किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो डिस्कशन था वह एक प्रकार से अध्ययन के दृष्टिकोण से है, और बहुत ज़्यादा जब डीप प्रश्न आता है तो वहाँ से संभावना बनती है। अन्यथा आपको जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोल्यूशन है वह यहीं से काम चल जाएगा, जो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण में दो टाइप हैं, एक नेचुरल है और एक आपका मानव जनित है। नेचुरल के अंतर्गत जैसा हम लोग जानते हैं, ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, बादल का फटना आता है, सुनामी आता है और जंगल की आग आती है। ये सब जो पोल्यूशन के कारण हैं, ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जो मानव जनित हैं, जैसे वन का अपरोपण, जब हम वनों का कटाव करते हैं किसी निश्चित उद्देश्य से। साथ में मृदा का प्रदूषण, अब मृदा का चाहे जिस कारण से प्रदूषण हो, यह भी एक प्रदूषण के दायरे में आता है। जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ई अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, बहुत प्रकार के पोल्यूशन है जिसकी चर्चा करना यहाँ पर तो संभव नहीं है, और जितना आप करेंगे उतना कम है। क्योंकि अगर हम देखें तो स्पेस पोल्यूशन, जिसको स्पेस डेब्री कहते हैं, वह भी पोल्यूशन के दायरे में आता है। ध्वनि प्रदूषण आती है, प्रकाश प्रदूषण आता है। प्रदूषण के अनलिमिटेड सोर्स हैं जो मानव जनित हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी प्रदूषण शिखा के बारे में पूछा जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि गुप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न असामान्यताओं का परिणाम क्या है? प्रदूषण शिखा है। यहाँ पर सबसे पहले अब देखना है कि वन अपरोपण क्यों होता है और इसका समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि यह भी एक प्रकार की समस्या ही है। पोल्यूशन सबसे पहले तो यहीं से प्रारंभ हुआ है, और हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी की शुरुआत ही यहीं से किए थे कि किस प्रकार से निश्चयवाद और संभववाद की संकल्पनाएं प्रारंभ हुई हैं, और मानव चूंकि विशिष्ट प्राणी है और अपनी विशिष्टता के कारण किस प्रकार से प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसी के साथ साथ यह किस प्रकार से प्रकृति के साथ समायोजन करने की भी क्षमता रखता है, रूपांतरण करने की भी क्षमता रखता है। और उसी रूपांतरण के दौरान हमने कहा था कि सबसे पहला रूपांतरण इन्होंने क्या किया है? हरे वनस्पतियों का कटाव किया है, चाहे उद्देश्य कुछ भी रहे हो। तो वन जो होता है क्या है? यह जैविक वनस्पतियों का एक चरम समुदाय होता है। क्या होता है? जैविक वनस्पतियों का चरम समुदाय होता है। इसका महत्व क्या है? वन का, वन के बहुतेरे महत्व हैं। इसका आर्थिक महत्व है, बहुत सारे हैं। इसके सामाजिक महत्व भी हैं, इसका पारिस्थितिक महत्व भी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमको जो वायुमंडल का संतुलन है वो बना रहता है, जल चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है, मृदा का संरक्षण होता है। बहुत से इसके फायदे हैं जिसकी चर्चा हम लोग अतीत में कर चुके हैं। और इन्हीं महत्वों के कारण, जो इसके महत्व हैं, इसी महत्व के कारण इनका दोहन किया जाता है, अर्थात इनका कटाव किया जाता है। क्योंकि वन क्या है? एक आर्थिक महत्व का साधन है, तो आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी वृक्षों की कटाई होती है। सामाजिक महत्व है, उसके कारण भी इसकी कटाई की जाएगी। पारिस्थितिकीय महत्व है, इसलिए भी इसका कटाव होता है। तो हर दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा मानव का प्रचंड रूप देखने को मिला है वह इसी वन के ऊपर ही देखने को मिला। तो यहाँ पर वन अपरोपण का एक कारण है सामाजिक महत्व, क्योंकि जलावन की हमको लकड़ी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? पेड़ को काटो। फिर वन उत्पाद हमको चाहिए तो भी कहीं न कहीं हमको वनस्पतियों की आवश्यकता पड़ेगी। आवास
इसके लिए भी वनस्पतियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम झूम कृषि कर रहे हैं तो भी हमको वनस्पति को काटना ही पड़ेगा। तो बहुत से यहाँ पर जो कारण हैं ये सब सामाजिक महत्व के कारण हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको वनस्पतियों को काटना पड़ता है। लेकिन इसका समाधान भी तो है। समाधान क्या है? हमको वैकल्पिक संसाधन की व्यवस्था करनी होगी। क्या करनी होगी? वैकल्पिक संसाधन की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए सरकार के साथ साथ स्थानीय लोगों को क्या करना होगा? अपना सहयोग देना होगा। अब जलावन की लकड़ी के स्थान पर हमको क्या करना होगा? हमको गैस का प्रयोग करना होगा, सोलर कुकर के प्रयोग करने होंगे, इलेक्ट्रिक कुकर का प्रयोग करना होगा। तो ये सब विकल्प हैं। उसी प्रकार झूम कृषि को हमको व्यवस्थित करना होगा। वन अपरोपण की कुछ समस्याएं हैं, वन अपरोपण के कुछ कारण है आर्थिक महत्व, जैसे हमको इमारती लकड़ी चाहिए, हमको औषधि चाहिए, हमको वन के अन्य उत्पाद संसाधन चाहिए। तो यदि इस प्रकार से कोई वन का कटाव करता है जो आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, तो इनके लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि जो सामाजिक महत्व है, यहाँ पर अब जिसको भोजन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए वो तो लकड़ी लेगा ही लेगा ना, वो तो आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो वहां पर सरकार को वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराना होगा। लेकिन यदि कोई आर्थिक महत्व के लिए वन का कटाव कर रहा है तो आप उसको दंडित करेंगे, दंड का प्रावधान करेंगे। इसी प्रकार वन का बहुत सा अपरोपण भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए भी किया जाता है। मान लेते हैं कहीं पर कृषि करने के लिए भूमि बनाना है, कहीं पर हमको मकान बनाने के लिए वन की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वन की कटाई करेंगे तब तो मकान बनेगा। रोड बनाना है, डैम बनाना है, या अन्य प्रकार का जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस क्षेत्र के वनस्पतियों को हटाना पड़ता है और फिर वहां पर हम लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी प्रकार का संरचनात्मक कार्य करते हैं। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि इसको कहते हैं भूमि उपयोग प्रतिरोध, अर्थात जितने स्थान से किसी वनस्पति को हटाई जाएगी उतने ही क्षेत्र पर अन्य कहीं पर वनस्पति को क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो ये सब इसके क्या हैं? एक प्रकार से संरक्षण के उपाय भी हैं। यहां पर वन अपरोपण से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, जैसे वायुमंडलीय असंतुलन, जल चक्र की प्रक्रिया का बाधित होना, बाढ़ एवं सूखा की समस्या, मृदा का अपरदन, सब पर अतीत में चर्चाएं हो चुकी। फिर भी यहां पर बस संक्षेप में आपको थोड़ा बहुत हमने समझाने का प्रयास किया है। इसका आप संरक्षण कैसे करेंगे? तो पुनर्वनीकरण करेंगे। पुनर्वनीकरण और वनीकरण दोनों बातें होती हैं। एक वनीकरण होता है और एक पुनर्वनीकरण। एक होता है रिफॉरेस्टेशन और एक होता है रिफॉरेस्टेशन और एक होता है अफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन का जो तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है वनीकरण, अर्थात यह कहीं पर खाली जमीन है वहां पर पुनः नहीं, वहां पर अभी पहली बार वन को हम लोग क्या कर रहे हैं? लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो होता है वनीकरण। पुनर्वनीकरण का तात्पर्य होता है कि पहले वहां पर वन था, लेकिन मानव जनित गतिविधियों से वहां से वन समाप्त हो गए, तो पुनः वहां पर वन को हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और वृक्षारोपण भी हमको करना होगा। मान लेते हैं कि आर्थिक महत्व के लिए ये लकड़ियां प्रयोग होती हैं, तो उनकी कटाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन कटाई जो करनी है एक किस प्रकार से कटाई करनी होगी? चयनात्मक कटाई करनी हो। चयनात्मक कटाई का तात्पर्य होता है कि मान लेते हैं हमको जलावन की लकड़ी चाहिए, तो जलावन की लकड़ी के लिए हमको वन से ऐसी लकड़ियों का कलेक्शन करना होगा जो सूख चुकी हैं, अर्थात जो वृक्ष सूख चुका है, जो टहनी सूख चुकी है, उसका कटाव किया जाए, ना कि हरे भरे पौधों की कटाई की जाए। तो इस प्रकार से जब सिलेक्टेड कटाई होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? चयनात्मक कटाई। साथ में शेल्टर कटाई की भी बात की जाती है। शेल्टर कटाई का तात्पर्य होता है भूमि उपयोग प्रतिरोध, अर्थात जितनी वनस्पति का हमने कटाव किया, हमको उसके इक्विवेलेंट अन्यत्र उतनी वनस्पति का पहले हमको क्या करना होगा? उसका रोपण करना होगा। अर्थात जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी का हमको अन्यत्र क्या करना होगा? पहले वृक्षारोपण करना होगा, जिससे इसको प्रतिसंतुलित किया जा सके। तो यदि इस व्यवस्था के साथ हम कटाई करते हैं तो उसको कहते हैं शेल्टर कटाई। क्या कहते हैं? शेल्टर कटाई। अब यहां पर हमको देखना है कि मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जो है यह एक काफी चिंताजनक विषय है और इस प्रदूषण के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं। एक उत्तरदायी कारण तो यही था कि जब हम लोग वनस्पतियों का कटाव करते हैं बिना किसी कह सकते हैं सोच समझ के, तो वहां पर इस प्रदूषण को जन्म मिलता है।
कैसे मिलता है? क्योंकि जब वनस्पतियों का कटाव होगा तो वनस्पतियां क्या करती हैं? मृदा को बांध के रखती हैं। वनस्पति कटेगी तो मृदा को बांधने वाली शक्ति हट जाएगी और मृदा का अपरदन प्रारंभ हो जाएगा। चाहे वह अपरदन जल के द्वारा हो, सतही जल के द्वारा अर्थात वर्षा जल के द्वारा, चाहे वह अपरदन वायु के द्वारा हो, चाहे वह अपरदन समुद्री तरंगों के द्वारा हो, अर्थात मृदा का अपरदन होने ही लगता है। तो यहां पर वही बात करी जा रही है कि मृदा प्रदूषण भी एक प्रकार का पोल्यूशन है और मृदा क्षरण या निम्नीकरण इसका परिणाम है। और यह क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति में गिरावट। जब मृदा अपनी उर्वरा शक्ति को खोती है या मृदा का जो उपजाऊपन है यह घटने लगता है तो उसी को हम कहते हैं कि मृदा का अब निम्नीकरण हो रहा है, अर्थात मृदा का क्षरण हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है और इसी को हम कहते हैं मृदा का प्रदूषण। क्या कहते हैं? मृदा का प्रदूषण। और यह जो मृदा का प्रदूषण है इसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदा का अपरदन है। क्या है? अपरदन है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदा का अपरदन। और यह अपरदन किसके द्वारा होता है? तो वर्षा जल से होता है, वायु से होता है और समुद्री लहरों से होता है। लेकिन सर्वाधिक जो अपरदन की प्रक्रिया होती है वह किस माध्यम से होती है? वर्षा जल के माध्यम से। और यहीं पर कई प्रकार के अपरदन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसकी व्यापक चर्चाएं की जाएंगी कालक्रम में। वहां पर आता है बूंद अपरदन है। क्या है? बूंद अपरदन है। वहां पर है आपका रिल अपरदन है। क्या है? रिल अपरदन है। परत अपरदन है। फिर यहां पर अवनालिका अपरदन है। तो बहुत प्रकार के अपरदन की बात यहां पर की जाती है। तो इसी में लेकिन ये सब जो कारण है ये सब वर्षा जल से ही होते हैं। वायु अपरदन भी मृदा प्रदूषण का एक कारण है और समुद्री लहरों से भी मृदा का पॉल्यूशन होता है क्योंकि मृदा का कटाव होता है। लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? वर्षा जल से प्रदूषण होता है। वर्षा जल से प्रदूषण नहीं होता बल्कि वर्षा जल से मृदा का अपरदन, यह एक प्रकार का प्रदूषण होता है क्योंकि उपजाऊ मृदा का कटाव हो जाता है। यहां पर अगर अत्यधिक मात्रा में अगर हम लोग रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, तृणनाशक का प्रयोग करते हैं तो इससे भी मृदा की उर्वरा शक्ति में गिरावट होती है, अर्थात मृदा का क्षरण होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है और मृदा का पॉल्यूशन होता है। तो हमको इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सीमित करना होगा, नियंत्रित करना होगा, प्रबंधित करना होगा। इसी प्रकार जो लेटेराइट सॉइल की समस्या है, अर्थात जहां पर झूम कृषि की जाती है वहां पर किस प्रकार की समस्या का देखने को प्रभाव मिलता है? लेटराइजेशन का प्रभाव मिलता है। लेटराइजेशन का तात्पर्य होता है यहां पर जो व्यापक स्तर पर जब वनस्पतियों का हम कटाव करते हैं और चूंकि वर्षा अधिक होती है तो ऐसे में जो पोषक तत्व हैं यह बह करके या घुल करके आंतरिक भाग में चले जाते हैं और ऊपर की मृदा का जो उपजाऊपन है ये समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लेटराइजेशन। तो ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलता है लेटराइजेशन की समस्या, या पश्चिमी घाट पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमको यदि इस समस्या का समाधान करना होगा तो झूम कृषि को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि झूम कृषि ही क्षेत्र जहाँ पर होती है वहाँ पर लेटराइजेशन की समस्या देखने को मिलती है। इसी प्रकार बहुत से जगह जहाँ पर अत्यधिक और अनियंत्रित तरीके से सिंचाई की जाती है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर अविवेकपूर्ण तरीके से अत्यधिक सिंचाई की जाती है वहाँ की सॉइल में अल्कलाइजेशन और सैलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है और यह भी एक प्रकार से पॉल्यूशन है या मृदा के उर्वरा शक्ति में गिरावट है। लेकिन यदि इसका हमको एक प्रकार से अगर कहें इसका अगर संरक्षण करना है तो उसमें हमको जिप्सम मिलाना होगा या बुझा हुआ चूना या पाइराइट का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से हम इस मृदा का क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि मृदा प्रदूषण या मृदा की उर्वरा शक्ति में गिरावट कई कारणों से होता है। एक तो अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है, एक कृषिगत कार्यों से होता है जहां पर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, तृणनाशक का प्रयोग करते हैं, एक होता है जहां पर झूम कृषि होती है वहां पर लेटराइजेशन की समस्या होती है, और एक वहां पर जहां पर अविवेकपूर्ण तरीके से अनियंत्रित सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा, वहां की सॉइल अल्कलाइन और सैलाइन हो जाती है।
और इन समस्या का समाधान हमको क्या करना होगा, जिप्सम का प्रयोग करना होगा और बुझा हुआ चूना। जिप्सम का प्रयोग हम किस सॉइल के लिए करेंगे और बुझा हुआ चूना का प्रयोग किस सॉइल के लिए करेंगे और पाइराइट का प्रयोग हम किस सॉइल के लिए करेंगे, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जो मिट्टी होती है जहां पर रेह ऊसर कलर होती है अर्थात अल्कलाइन और सैलाइन होती है, अर्थात अल्कलाइन और सैलाइन का तात्पर्य वहां की मृदा हो गई है क्षारीय हो गई। क्या हो गई है? क्षार हो गई है। तो क्षार में हमको क्या डालना होगा? जिप्सम डालना होगा, क्योंकि जिप्सम एक प्रकार से क्या है? अम्ल है। लेकिन जहां की मृदा अम्लीय हो गई है वहां पे हमको क्या डालना होगा? बुझा हुआ चूना डालना होगा, क्योंकि बुझा हुआ चूना क्या है? एक प्रकार से क्षार है। तो न्यूट्रल कब होता है? जब क्षार का संबंध या क्षार का संपर्क अम्ल से होगा। तो अगर अम्लीय मृदा है तो वहां पर क्षार डाला जाएगा, और अगर क्षारीय मृदा है अर्थात अल्कलाइन सैलाइन या जिसको हम रेह ऊसर कलर कहते हैं, तो वहां पर हमको जिप्सम का प्रयोग करना होगा और पाइराइट का प्रयोग करना होगा। यहां पर मृदा के संरक्षण के कुछ यहां पर विकल्प बताए गए हैं जिसके माध्यम से मृदा का हम लोग संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं सस्य वैज्ञानिक विधि। हम मृदा का संरक्षण इस विधि से काफी हद तक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान हम अन्य तरीके से भी करेंगे। यहां पर सस्य वैज्ञानिक विधि में जो सबसे बेहतरीन है, इसमें सबसे पहले हमको देखना है पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर मृदा का पॉल्यूशन ज्यादा होता है या मृदा का अपरदन ज्यादा होता है, वहां पर हमको जो कृषि करनी होगी वह समोच्च रेखीय कृषि करनी होगी। ध्यान रखिएगा, समोच्च रेखीय का तात्पर्य होता है कंटूअर एग्रीकल्चर करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज दैट यह इस प्रकार से ढलान है, तो यहां पर जो जुताई करनी है खेत की या जिसमें हमको फसल लगानी है, तो इसके हमको ढाल के अनुरूप हमको जुताई नहीं करनी होगी। ध्यान रखिएगा, इस अनुरूप हमको जुताई नहीं करनी होगी। अगर इस प्रकार से हम जुताई कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि यह ढाल के अनुरूप कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा? मृदा कट करके नीचे चली जाएगी। तो हमको किसी पर्वतीय क्षेत्र में जो कृषि करनी होगी वह ढाल के अनुरूप ना करके ढाल के हमको क्या करना होगा? इस तरफ से करना होगा, ऐसे जैसे चारों तरफ से ऐसे जुताई करेंगे इस प्रकार से। इसको हम लोग कहते हैं क्या? समोच्च रेखीय। अर्थात हमको ढाल के सहारे नहीं जुताई करना है बल्कि ढाल के लंबवत करना है। कैसे करना है? ढाल के लंबवत करना है, ढाल के समानांतर नहीं खेती करनी है, ना जुताई करनी है ना फसल लगानी है। अगर मान लेते ढाल इस प्रकार से तो हमको फसल इस प्रकार से लगानी होगी, ठीक, ढाल के लंबवत, जिससे जल यहां से अबाध रूप से नीचे ना जा पाए, ये रुक रुक करके जाए। इसी विधि को हम कहते हैं समोच्च रेखीय कृषि। और इस प्रकार की कृषि हमको कहां करनी चाहिए? पर्वतीय क्षेत्रों में करनी चाहिए, या जहां का स्लोप थोड़ा ज्यादा है वहां पर इस प्रकार से यदि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर यहां पे जो वर्षा जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है यह कम हो जाएगा। साथ में हमको फसल चक्रण की प्रक्रिया को भी अपनानी होगी। फसल चक्रण से क्या होगा? इसका तात्पर्य यह होता है कि जिस खेत में हमने एक बार गेहूं लगाया, अगली बार उसी समय हम इसमें गेहूं ना लगा करके उस सीजन की कोई अन्य फसल लगा दें। उससे क्या होगा कि जो मृदा में पोषकता है यह विद्यमान रहेगी, क्योंकि हर फसल अपना जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व होता है, मृदा के अलग अलग गहराई से धारण करता है। तो यदि आप बदल बदल करके उस खेत में कृषि कर रहे हैं, इसका परिणाम यह होगा कि एक फसल अपना जो न्यूट्रिएंट है या पोषक तत्व है यह मृदा के अलग स्तर से प्राप्त करेगा और अगली फसल अपना पोषक तत्व मृदा के अलग स्तर से प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी जब हम लोग फसल चक्रण की पद्धति को अपनाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल से उसी खेत में लगातार हर साल हम लोग धान की फसल पैदा कर रहे हैं, तो एक समय आएगा ना कि उस मृदा की जो उर्वरा शक्ति वो समाप्त हो जाएगी। हमको क्या करना होगा? अगर इस वर्ष हमने उस खेत में सपोज दैट हमने धान का एक क्रॉप किया है, तो अगली बार उसमें धान ना लगा करके कोई अन्य फसल को ग्रो करेंगे। जैसे हम मान लेते किसी खेत में हमने गेहूं की फसल लगाया, तो अगली बार गेहूं ना लगा करके उसमें आलू लगा दिया, मटर लगा दिया, उसमें मक्का लगा दिया, कुछ और फसल हम ग्रो करेंगे। उससे क्या होगी? मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। और यदि ये पद्धति हम अपनाते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशक है इसका भी प्रयोग हमको कम करना पड़ेगा।
इसी प्रकार हमको पट्टीदार कृषि को भी अपनाना होगा। पट्टीदार का क्या तात्पर्य होता है, ये भी हमको व्यवस्थित ढंग से समझना है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो यहां पर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, पट्टीदार कृषि का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। पट्टीदार कृषि का तात्पर्य है कि सपोज दैट मेरे पास ये इतना बड़ा प्लाट है, तो इस पूरे प्लाट में एक ही प्रकार की फसल ना ग्रो करके इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को हम ग्रो करें। अब मान लेते हैं यहां पर हमने गेहूं लगा दिया, यहां पर हमने मटर लगा दिया और यहां पर हमने आलू लगा दिया। हमने 3 फसल को एक ही प्लाट में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लगा दिया। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होगा कि इस पर आधारित जो कीट हैं, ये कीट, इस पर आधारित जो कीट हैं, इसको एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं, क्योंकि प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं यह एक दूसरे को प्रतिसंतुलित भी करते हैं। तो यदि इस प्रकार से हम कृषि करते हैं पट्टीदार, पट्टीदार का तात्पर्य है कि एक ही प्लाट में हम विभिन्न प्रकार की फसलों को ग्रो कर रहे हैं एक ही समय की। लेकिन फसल चक्रण में ऐसा नहीं है। फसल चक्रण में क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहां पर हमने ठंडी के समय में कुछ और फसल ग्रो किया, तो गर्मी के समय में कुछ और फसल ग्रो किया और अगले साल ठंडी में यहां पर कोई दूसरी फसल लगा दिया, तो यह हो जाता है फसल चक्रण। लेकिन पट्टीदार का तात्पर्य एक ही सीजन, मान लेते हैं रबी का समय चल रहा है, तो रबी के समय में पूरे प्लाट में एक प्रकार की फसल ना ग्रो करके इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाएंगे, ये होता है पट्टीदार। इसका परिणाम ये होता है कि जो कीटनाशक है, ये कीटनाशक एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं, जिससे हमको कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करना पड़ता है। इस प्रकार से भी हमको कृषि पद्धति को अपनाना होगा और इससे हम कीटनाशक के प्रयोग से बच जाएंगे, फसल चक्रण से हम लोग रासायनिक उर्वरक से बचेंगे और साथ में हमको क्या करना होगा, मिश्रित कृषि करनी होगी। अब बहुत से बच्चे मिश्रित कृषि का तात्पर्य कुछ और समझते हैं, जबकि इसका तात्पर्य होता है कृषि फसलों के साथ साथ, क्या, कृषि फसलों के साथ साथ हमको पशुपालन करना होगा। क्या करना होगा, पशुपालन करना। जब कृषि के साथ साथ हम लोग पशुपालन करते हैं तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को नाम दिया जाता है मिश्रित कृषि। क्या कहता है, मिश्रित कृषि। यह भी सस्य वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ही आता है। फिर हमको अगला जो मेथड है ये है पलवार बनाना। पलवार बनाने का तात्पर्य होता है मल्चिंग। क्या होता है, मल्चिंग। इसका तात्पर्य होता है कि जो फसल के अवशेष होते हैं, जैसे फसल कट जाती है तो उसके अपशिष्ट मटेरियल बचते हैं, उस अपशिष्ट मटेरियल को क्या करता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसका परिणाम ये होगा कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये रुक जाएगी, साथ में जो उर्वरा शक्ति है या मिट्टी की बनी रहेगी। तो इस पद्धति से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को बना सकते हैं और जो एक प्रकार से वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसको भी रोक सकते हैं। तो इस विधि को भी हमको अपनाना होगा, जिसके माध्यम से मृदा की उर्वरा शक्ति को हम बना सकते हैं या उर्वरा शक्ति को हटने से रोक सकते हैं। साथ में हमको वृक्षारोपण भी करना होगा। जो मेड़ है, मेड़ पर या कह सकते हैं मेड़बंदी के माध्यम से हम लोगों को क्या करना होगा, वृक्षों को भी लगाना होगा। साथ में हमको मेड़बंदी भी करनी होगी। मेड़बंदी करने से यह फायदा होगा कि जो वर्षा का जल है यह मृदा का अपरदन उतनी तीव्रता से नहीं करेगा जितनी तीव्रता से करता है। अगर हम अच्छी खासी ऊंची ऊंची मेड़ बना देंगे तो वर्षा का जल क्या होगा, एक हद तक वह उसी सॉइल में रुका रहेगा। और मान लेते हैं कि वह यहां से इस प्लाट से अगर निकलना भी चाहेगा तो पहले यहाँ के जो अवसाद है यहाँ पर नीचे सेल्ट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ऊपर से जल निकल जाएगा। तो इससे मेड़बंदी से क्या होगा, जो मृदा का अपरदन है ये भी रुकता है। तो इन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो यह विधि जो है, इस विधि का नाम होता है सस्य वैज्ञानिक विधि। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, समोच्च रेखीय कृषि आपसे पूछा जा सकता है, यह जो विधि है यह सस्य वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ही आती है। वैसे यहां पर जितने पॉइंट लिखे गए हैं हर पॉइंट से किसी ना किसी रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना है आपको। साथ में एक विधि होती है जिसको कहते हैं यांत्रिक विधि, और यांत्रिक विधि के माध्यम से भी हम लोग मृदा की उर्वरा शक्ति को बना सकते हैं। जैसे यहां पर हमको सीढ़ीदार कृषि करनी होगी, तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में हमको तो एक बात का ध्यान रखना ही रखना है कि जो हमारी कृषि की जाए वो समोच्च रेखीय हो। यह वैज्ञानिक विधि है, सस्य वैज्ञानिक विधि। लेकिन साथ में यहां पर हम चाहें तो इसको सीढ़ीदार बना दें। कैसा बना दें, सीढ़ीदार बना दें।
अर्थात कुछ दूर तक ऐसे चलेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये सीढ़ीदार कृषि है। तो यहां पर जो जुताई होगी वह इस आधार पर नहीं, इस प्रकार से जुताई की जाएगी। जब इस प्रकार से जुताई होगी तो ये समोच्च रेखीय होगी। तो इस प्रकार से कृषि हम कर सकते हैं कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन यहां पर हम सीढ़ीदार कृषि भी कर सकते हैं। तो यदि हमने इसको काट काट करके, या इस पहाड़ को काट काट करके सीढ़ी का आकार दे दिया, इसका तात्पर्य है कि हमने यंत्र का प्रयोग किया इसको काटने के लिए, तो यंत्रीकृत हो गया। कैसा हो गया? यंत्रीकृत। तो सीढ़ीदार जो कृषि है यह यंत्रीकृत है या यांत्रिक वृद्धि के अंतर्गत आता है, जबकि जो समोच्च रेखीय है वह सस्य वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार यह सीढ़ीदार जब कृषि हम करें तो यहां पर हम चाहें तो यहां पर एक अवरोध बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां से ऐसे सीढ़ी चल रही है, ऐसे, तो यहां पर हम अवरोध बना सकते हैं कि जो जल है यह अबाध रूप से नीचे ना आ जाए, यहां पर पहले रुकेगा फिर जल नीचे आएगा। तो यहां पर हम अवरोध बना सकते हैं। जैसे यहां पर ए अवरोध बना दें, तो इसको कहते हैं अवरोधिका सीढ़ीदार कृषि। इसी प्रकार इस अपर्दन को रोकने का एक और तरीका है कि यहां पर हम क्या करें, सीढ़ी तो बना रहे हैं, साथ में यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक एक बेसिन बना दिया। क्या बना दिया? बेसिन। कि मिट्टी जो इधर से कट के आएगी पहले इस बेसिन में रुकेगी, फिर जल नीचे जाएगा, फिर यहां पर रुकेगी, फिर नीचे जाएगा। इस प्रकार से मृदा का अपर्दन कम होगा। तो हम लोग सीढ़ीदार कृषि में ही बेसिन बना सकते हैं, अवरोधिका बना सकते हैं। और ये सब जो मेथड है ये सब यांत्रिक विधि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कृत्रिम तरीके से यहां पर हम किसी ना किसी तकनीक का प्रयोग करके इस पहाड़ी को काट करके अपने आवश्यकता अनुरूप ढालने का प्रयास किए हैं। साथ में हम लोग अपनी मृदा के प्रदूषण को रोकने के लिए गली प्लगिंग भी कर सकते हैं। गली प्लगिंग का तात्पर्य यहां पर होता है अवनालिका प्लगिंग। इसका तात्पर्य है कि जैसे बीहड़ जो भूमि होती है, जहां पर कुख्यात भूमि होती है, जहां पर बहुत ज़्यादा रेवाइन लैंड होते हैं, रेवाइन लैंड, इसी को रेवाइन लैंड कहते हैं, इसी को बीहड़ भूमि कहते हैं, इसी को अवनालिका कहते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करें, जैसे चंबल की अवनालिका है, शहरों से जो निकले हमारे कचड़े हैं, शहर के कचड़ों को क्या करेंगे, इस गली में भर देंगे, अर्थात इस अवनालिका में ला के प्लग कर देंगे, भर देंगे। इसका दो परिणाम होगा, एक तो शहर की गंदगी साफ हो जाएगी, एक जो यहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ भूमि थे, जो बहुत बड़ी बड़ी अवनालिकाएं थी, वो क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी, वह एक समतल मैदान बन जाएगा। और जब समतल मैदान बन जाएगा तो इस समतल मैदान को हम पुनः कृषि योग्य बना सकते हैं। लेकिन यहां पर भी हम किसी ना किसी यंत्र का सहयोग ले रहे हैं, इसलिए गली प्लगिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, यह यांत्रिकृत विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो गली प्लगिंग में क्या होता है, जो अपशिष्ट मटेरियल शहर से या कहीं निकलते हैं कहीं से, उनको हम इस अवनालिका में क्या करते हैं, ले जा करके प्लग कर देते हैं, भर देते हैं। उससे एक तरफ की तो जो साफ सफाई है वो व्यवस्थित हो जाती है, और दूसरी तरफ जो बेहड़ लैंड था या जो रेवाइन लैंड था वह समतल मैदान में तब्दील हो जाता है। साथ में एक बात और ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है, ये है 1958 में ऑल इंडिया सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका तात्पर्य ही था सॉयल कंजर्वेशन। फर्स्ट सॉयल जो सर्वे रिपोर्ट आई थी यह 1970 में आई। तो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट सॉयल सर्वे रिपोर्ट कब आई थी, तो 1970 में आई थी, और यह स्थापित कब किया गया था, तो 1958 में। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी काल छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कीट भक्षी पौधे उसी मृदा में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कीट भक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, तो जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है, विशेष तौर पर जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लैटराइट मृदा। तो इतनी बातें थी जो हम लोगों को ध्यान में रखना था, और शेष चर्चाएं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जल प्रदूषण की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।